हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए यूपीएससी को हम लोग हवा नहीं बनाना नहीं है, ठीक है। यूपीएससी है ना, ये देखिए इसको हवा नहीं बनाना है, समझ रहे हैं। आज के कोचिंग इंडस्ट्रीज में आपको पता है कि पीवाईक्यू के लिए अलग से क्लासेस होते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो दिल्ली में आप जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए, जो लोग होंगे उन्हें पता होगा। पीवाईक्यू पे अलग से नोट्स हैं फ्रेंड्स, कोचिंग वालों ने बना रखे हैं। आपको क्या करना है, भटकना नहीं है, वो हर जगह पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन आपको सब नहीं खरीदने हैं, ठीक है। मैंने आपको हर बार बताया, तो आप क्या करिए कि मेरे साथ ये जो पीवाईक्यू का सेशन चल रहा है उसका नोट्स बनाते चलिए, अपना सेल्फ नोट्स, ठीक है। पहला चीज। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बहुत चीजें हैं दुनिया में, सब आपको नहीं करना। आपको यूपीएससी में सेलेक्टेड चीजें पढ़ना, और हुआ नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अपना एनालाइज करते हुए, चीजों को गहराई से समझते हुए, ठीक है। देखिए इस तैयारी के दौरान मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे और खोने वाले होंगे, ठीक है। फैमिली कंडीशन भी मैं समझता हूँ, सबके एक जैसी नहीं होती, सपोर्ट होता है। फिर एक सेल्फ ये भी होता है कि आपने एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, है ना। फेल्योर आप देख रहे हैं नजदीक से, आप देख रहे हैं सिलेक्शन के एकदम नजदीक से। और बहुत सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स, इस प्रिपरेशन की जर्नी को इसीलिए बोला जाता है मैराथन है फ्रेंड्स। आपको बीच में कई बार अप्स डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, निरंतर चलते रहना है, अपने अंदर के आग को बुझने नहीं देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये यूपीएससी हो सकता है एक टाइम पीरियड पे आपको लगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लोग फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ना। आप यहाँ क्यों क्यों इस तैयारी के दौरान आप आए, ऐसा बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीजें। कई बार आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, आपके फैमिली इश्यूज होंगे, बहुत सारे होंगे, रिलेशनशिप्स आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ एक तरफ है फ्रेंड्स, देखिए सब कुछ एक तरफ है, ठीक है। और आपका प्रिपरेशन का जर्नी रेगुलर रेगुलर कुछ ना कुछ, है ना, हाफ एन आवर आप पढ़िए फ्रेंड्स। हाफ एन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर, लेकिन आप पढ़िए, रेगुलर रहिए आप, ठीक है। रेगुलर रहने से, कंटिन्यू रहने से आप इसमें जुड़े रहेंगे। अब जैसे ही ब्रेक आएगा ना तो आप बहुत पीछे चल जाएंगे, आपको पता नहीं है आप। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप डेली रूटीन जो आपका है वो कमेंट करिए, उससे समझ आता है कि आप कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह, और हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ चीजें फिर से नोट करिए। हम लोग पीवाईक्यू के सेशन को कर रहे हैं, और इसको आपको ऐसे सो के नहीं देखना है फ्रेंड्स। सो के आप देखिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप इसका एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इस वीडियोस के साथ आप क्या करिए, क्वेश्चन को समझिए, अपने भाषा में कुछ उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ लिखिए, अन्य ऑप्शन जो है उसको समझिए। और साथ में पीवाईक्यू का हर एक सेशन का, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन का, आधुनिक का, ठीक है। इस तरह करके आपका सारा हिस्ट्री हो गया है ना, आर्ट एंड कल्चर का, उसका इस तरह ज्योग्राफी का मैं लाऊंगा, है ना, पॉलिटी का, सबका आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जुड़े रहिए चैनल से। आपको क्या करना है, सब एक साथ आपको कर लेना है, ठीक है। हिंदी मीडियम में आपको भटकना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग मध्यकालीन भारत को, और पढ़ने से आपको घबराना नहीं, ठीक है। लॉन्ग हो सकती है वीडियोस, आपको करना है फ्रेंड्स, ठीक है, रेगुलर के रेगुलर। और आपको मैंने फिर से बताया, साथ में आपको करना है, ठीक है। इन्हें कि आपके पास एक पूरा कंटेंट बन के जमा हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि मैं करूंगा करूंगा, और क्या हो जाएगा, ये आप पर बर्डन करेगा, बाद में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है कि साथ साथ में आप चलते रहिए, ठीक है। ये चीजें हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए। मैं महिलाओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जो इस तैयारी में जुड़ी रहती है, जो लड़कियां होती है उस पर अलग से प्रेशर होता है फ्रेंड्स। उन लोग का यह प्रिपरेशन तो प्रेशर है ही, साथ में फैमिली प्रेशर और समाज और बहुत कुछ तरह से अनेक अनेक चीजें होती है। तो आप लोग क्या है कि आप लोग मैनेज करिए चीजों को, आप लोग हिम्मत से पढ़िए बस, और कंटिन्यू रखिए। देखिए सिलेक्शन होगा, आप ये बात मानिए, ठीक है। आपका हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप बस चीजों को क्लियर रखिए, आप अपने तरफ से ये स्पष्ट रहिए कि मुझे पीवाईक्यू मैंने कर लिया, मैंने इसके दृष्टिकोण से, मैंने एनसीईआरटी बेस्ट टीचर से, यानी कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो खुद से भी पढ़िए चीजों को। मेरे साथ जुड़े हुए तो आप जुड़िए, उसको देखिए, वो वीडियोस आप किए, देन आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स किए, देन आप पीटी के कुछ क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए, ठीक है। आपने मेंस के लिए राइटिंग लिखा, बहुत राइटिंग लिखेंगे हम लोग, देखिएगा मेंस का मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। पीवाईक्यू और प्रैक्टिस टेस्ट सबको हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत होगा मैं खुद बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखा जाएगा हिंदी में, ताकि वो फिर टॉपर्स कॉपी चेक होगा, बहुत कुछ होगा इस चैनल में, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, ठीक है। और देखिए मेडिवल इंडिया का हम लोग कर रहे थे, मेडिवल इंडिया हम लोग बहुत धीरे धीरे सब कंप्लीट कर लेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, और बहुत रफ्तार से अब हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा वीडियोस लेट हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ
आप उम्मीद रखिए कि मैं सारे कोर्सेज को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शनल के बारे में बताइए, कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शनल आप लोग का है, ताकि मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊं, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑप्शनल ऐसा चीज है कि आपको पूरा उसमें डिटेल आपको समझना पड़ेगा। पीवाईक्यू हो गया, है ना, आंसर राइटिंग भी हो गया, फिर उसमें कविताएं हैं, कहानियां हैं, तर्क हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो 2003 का हम लोग, है ना, ईयर कौन सा है, ईयर है 2003। कितने क्वेश्चन है फ्रेंड, 9 क्वेश्चन। मैंने बताया ना ऑन एवरेज ऐसा चल रहा है अभी मध्यकालीन में। आपको ये चीजें देखनी है, नोटिस करना है, और साथ में वो टर्म्स आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट्स जो सीधा क्वेश्चन को देखिए और बनाने का कोशिश करिए। कितने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस रहते थे पहले, देखिए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को ए और एक को आर कहा गया। एक कथन ए है और कथन आर है, इसको पढ़िए। कथन ए बोलता है, देखिए नरसिंह के नरसिंगा के बारे में बताया ना, ये किस पीरियड का है आपको बताइए। नरसिंगा कहाँ का बारे में बता रहा है आपको, विजयनगर के बारे में ना। तो यहाँ देखिए कथन ए, सऊला नरसिंगा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण किया। तो ये फैक्ट है पहला। दूसरा बोल रहा है कि वे राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। कूट का इस्तेमाल करिए और बोलिए कि ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु ए व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। क्या लगता है फ्रेंड्स आपका इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबरिंग पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, मैंने बताया ऊपर 9 क्वेश्चन है टोटल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। व्याख्या भी करता है और दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लिख रहे होंगे चीजों को। विजयनगर के शासक, विजयनगर देखा मैंने बोला ना, विजयनगर से है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए आप जब यूपीएससी को क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे यही नहीं पता होगा कि नरसिंगा किसके बारे में बात हो रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे और भी चीजें, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट से पूछ रहा है। तो प्रीलिम्स तो पास करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सीसेट हो, सीसेट का भी हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखिए कुछ चीजों को लिखिए। विजयनगर के शासक सलुआ नरसिंहा ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, अब यहाँ लिख लीजिए कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष। और विजयनगर शासक जो है सलुआ नरसिंह, इसका क्या संबंध है, को पदच्युत करके दूसरे राजवंश सालू वंश की 1485 में स्थापना की। ये चीज करिए, सालू वंश की स्थापना 1485 में हुआ, ठीक है। किसको हरा के हुआ, ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसने अपने शासन के 6 वर्षों में राज्य के व्याप्त आंतरिक विद्रोहों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसने विजयनगर साम्राज्य को संभावित विनाश से बचा लिया। तो ये चीजें हैं, विजयनगर के विनाश को बचाने के लिए सम्राट ने किया था। देखिए मुगल सम्राट शाहदार शाह है ना, जहां एक मिनट फ्रेंड्स, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल सम्राट जो जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया, ठीक है। इसके शासनकाल से पहले मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हो गया, ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए उसके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए। मंदिर के अत्यधिक सेवन है ना, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग कारणवश से उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको एक मिनट फ्रेंड्स, इसका क्या करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए एक युद्ध के दौरान आपको अपने भतीजे के द्वारा पराजित हो गया था, तो इसीलिए ये गद्दी में बैठने से पहले क्या हो गया, ये इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है, अंत हो गया। आप एक चीज बताइए कि सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, ये कमेंट करिए। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप, ठीक है। ये चलिए और इन सब के बारे में चीजें आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना कि मदिरा पीते हुए कौन रोगग्रस्त। आइए कुछ चीजों को समझिए। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहां दार शाह गद्दी पर कब्जा करने में सफल रहा, इसकी बहादुर शाह प्रथम के बाद, ठीक है। उसके बाद इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया था इसने, ये याद रखिए। अजमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की। मारवाड़ के अजित सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। इसे आगरा के निकट 10 जनवरी 1713 में अजीम उन शान के पुत्र फर्रुखासियर ने, जो इसका भतीजा था, पराजित कर दिया। तो आपको नाम यहाँ देखिए, एक चीजें याद रखिए, एक मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने बताया कि गद्दी पर कब बैठा, किसे हराया, बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। जजिया कर समाप्त किया, ये याद रखिए।
आइए आप बाकी सब आप याद नहीं रखिए, आप ये याद रखिए टाइम पीरियड थोड़ा सा। और अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने जो इनका भतीजा था, ठीक है, ये सर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बहुत यूपीएससी पूछता है। प्रेम कहानियां, कौन आपसी भतीजे ने उसको ये किया, तो ये सब आप याद रखिए, कहीं भी आ गया तो कौन था, उसका भतीजा था, थोड़ा सा याद रखिए। पराजित कर दिया। फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से जहांदार शाह को मरवाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया वापस से। तो इन्होंने कब्जा किया था इसको मृत्यु के बाद, ठीक है, बहादुर शाह जफर, और इसका भतीजा ने इसको कब्जा कर लिया मारकर, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, कुछ चीजें फैक्ट्स अपने भाषा में लिखिए नोट्स में। आइए यहाँ देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो ये मुख्य शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता होगा, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने किया था। तो इसका मृत्यु किस कारण हुआ, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी, क्या बताइए ये हुआ था। पंजाब है ना, देखिए पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यद्दौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु होगी, नहीं ना। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो शासक है ताजुद्दीन यल्लौद है ना, एक मिनट फ्रेंड्स, यल्दौज है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा पता करिएगा, जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा एक्टिवली सुन लीजिएगा उन चीजों को। ये दोनों तो नहीं था। आगे देखिए किस कारण से इनका मृत्यु हुआ। बुंदेलखंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, नहीं फ्रेंड्स ये भी कारण नहीं था। तो इसका क्या है कारण, देखिए चौगार की क्रीड़ा चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने पर, देखिए फ्रेंड्स घोड़े से गिरने से उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी, ये फ्रेंड्स ये घोड़े से मरने से गिरने से हो गई थी उनकी मृत्यु, अश्व से गिरने से। तो ये फैक्ट है, कुछ फैक्ट है। देखिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई, ये चीज याद रखिए। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात हो गई थी, घोड़े से गिरने से हो गया था। देखिए फ्रेंड्स आप लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, अभी मौसम ऐसा है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, लेकिन स्वस्थ वो बहुत और भी अलग बात है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को दो वक्तव्य है, कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, इन दोनों वक्तव्यों में सावधानी पूर्वक पढ़कर परीक्षण कर उसका नीचे दिए कूटों की सहायता से उपयोग करके उत्तर दीजिए। देखिए कथन ए क्या बोल रहा है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी दूर व्यतीत की, है ना, क्या बोल रहा है, शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है, क्या बोल रहा है, साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दूर व्यतीत किया, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए कथन आर क्या बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो बताइए कूट बताइए, यही सब है कि ए आर दोनों सही है, आर एक स्पष्टीकरण करता है, ए आर सही है, आर स्पष्टीकरण नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए ये सही है, ठीक है, कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी दूर व्यतीत की, इससे दूर व्यतीत किया, तो अपनी राजधानी से दूर था। लेकिन ये गलत है कि उत्तर पश्चिम सीमांत विदेशी आक्रमणों से भय लगा रहता था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपने भाषा में लिखिए। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर गद्दी पर बैठा, ठीक है, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। आलमगीर के बाद कौन बैठा, थोड़ा सा चीजें को याद रखिए। अली गौहर बैठा। शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की, लेकिन वजीर के डर से कुछ साल तक अपनी राजधानी से दूर दूसरी जगह पर, वजीर के डर से, ठीक है फ्रेंड्स, वजीर के डर से कुछ साल अपनी राजधानी से थोड़ा दूर जगह पर रहा। 1764 में बंगाल के मीर कासिम एवं अवध के सिजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर युद्ध में भाग लिया, ठीक है, ये चीजें याद रखिए, बक्सर युद्ध में भाग लिया, लेकिन इस युद्ध में पराजित होकर अंग्रेज के अधीन रहा। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सहायता से पुनः दिल्ली वापस लौटा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया और शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया गया। 1806 में गुलाम कादिर ने उसकी हत्या करवा दी। तो ये सब आपको डिटेल उतना याद नहीं रखना है, मेन मेन चीज आप याद रखिए, ये किसको हरा कर गद्दी में बैठा, ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने, एक मिनट फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ समझिए कि बोला जा रहा है कि ये प्रारंभिक वर्ष की राजधानी से दूर व्यतीत किया।
तो क्यों दूर व्यतीत किया? क्योंकि डर था पर वजीर से डर था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आइए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खां। आलम खां, आपको पता है कि बाबर जब भारत आक्रमण करने के लिए इधर से भी कुछ आमंत्रण गए थे, तो वो आलम खां, नाम भी यूपीसी ने बता रखा है कि आलम खां ने दिए थे। इसके विषय में बताइए आप कुछ चीजें। आलम खां, क्योंकि देखिए भारत का व्यक्ति था और यहाँ के व्यक्ति ने बाहर के लोगों को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, तो क्या कारण रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इब्राहिम लोदी के, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो ये एक पॉइंट ये हो गया। इब्राहिम लोदी का संबंधी था और उस देश से निकासित कर दिया गया था। नहीं फ्रेंड्स, निकासित नहीं किया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, इस पर सोचिए। पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपने जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी का संबंधी था, ये तो था, और वह दिल्ली का राज सिंहासन का दावेदार था। ठीक है, 10 का ए हो जाएगा फ्रेंड, 10 का ए। थोड़ा सा समझिए, 10 का ए हो जाएगा, मैंने आपको बताया, एक मिनट, 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, ए हो जाएगा। देखिए आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या समझिए, कुछ अपने शब्दों में लिखिए। आलम खान जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, कौन था रिश्ता में, चाचा। अब ब्रैकेट में ये सब लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो रिश्तेदार था इतना आप लिख सकते हैं, साथ में चाचा था या भतीजा था, ये सब लिख सकते हैं आप। एवं दिल्ली राज सिंहासन का दावेदार था, ने अपने भतीजे सुल्तान के विरुद्ध आयोजित युद्ध में बाबर की सहायता पाने का उद्देश्य से उसे आमंत्रित किया था। तो उसका क्या उद्देश्य था, ऐसा क्यों होता है, आप ये इतिहास से समझ सकते हैं कि किन सहायतों के कारण उन्होंने ये किया। ये चीज वही चीज बता रहा है बार बार कि कथन ए है और कथन आर है, और दोनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। ठीक है, ये बेसिक है। आपको एक हैबिट डालना है फ्रेंड्स कि उन चीजों को पढ़ना है। कथन ए, इसलिए मैं हर बार पढ़ के दिखा रहा हूँ। सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। आइए, क्या ये सही है बताइए। और कथन आर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान पे कूच किया। एकदम सही बात है फ्रेंड्स। ये देखिए, वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो बताइए क्या कथन ए और आर सही है, व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। ए आर दोनों सही है पर वे स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ए सही है और आर गलत है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अकबर ने 8 फरवरी 1581 में एक विशाल सेना के साथ काबुल अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। ये एकदम सही है। मिर्जा हाकिम, ये नाम याद रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन नाम है। देखिए मिर्जा हाकिम जो रिश्तेदार में अकबर का सौतेला भाई था, काबुल पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। काबुल में था उसका रिश्तेदारों का। आप पूरा एक पढ़ते हैं इसका पूरा डिटेल इसमें एनसीईआरटी वगैरह में। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर के काबुल पहुंचने तक मिर्जा हाकिम ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर मिर्जा हाकिम की बहन का नाम क्या था, बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर स्वयं अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी वापस लौटाया। कालांतर में अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में मिलाकर राजा मान सिंह को वहां का सूबेदार बनाया। कुछ चीजें शॉर्ट में लिखते चलिए कि उनकी बहन वहां पर ये बन गई, गवर्नर बन गई, नाम लिख लीजिए बहन। ठीक है, और बख्तुन्निसा बेगम है ना बहन, ये लिख लीजिए। उसके बाद फिर राजा मान सिंह है ना, मान सिंह ये क्या बन गया, सूबेदार बन गया। ये सब पॉइंट पॉइंट में लिख लीजिए अपने नोट्स में। अकबर मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना है ना, पैतृक देश था फरगना, बेहतरीन, ये चीज सही है, लेकिन वापस प्राप्त करने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं था। इसे फरगना प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं था। और ऊपर में ऑप्शन में दिया गया कि पैतृक जो भूमि है उसको वो फरगना को वापस पाना चाहता था, पर ऐसा नहीं था। आइए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ कथन है, इस पर विचार करिए। पहला कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए
नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया किताब ए नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा का रचित गीत है ना। तो ये एक है पॉइंट। देखिए अगला देखिए, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभिक अमीर खुसरो थे। देखिए हाँ ये चीज है, संगीत के प्रारंभिक रूप के अमीर खुसरो थे, ये सही है। देखिए फ्रेंड्स कितना यूपीएससी का क्वेश्चन डीप है, आपको पूरा सोचने पर मजबूर करता है। और देखिए खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि इन्होंने क्या क्या किया है। पिछले पीवाईक्यूज में आपने नहीं देखा तो वहां जाइए, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो को तैयार रखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कव्वाली के लिए भी ये संगीत शैली को प्रारंभिक थे अमीर खुसरो। तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपको पता है कि दो सही है तो आपको ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये दोनों में आपको सोचना है, तो एक सही है या नहीं बताइए फ्रेंड्स। तो एक भी बेहतरीन रूप से इसमें दिया गया है 12 का, आपका ए भी सही है। देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा है चीजें, थोड़ा सा व्याख्या समझिए। इब्राहिम आदिल शाह को द्वितीय अबला बाबा एवं गरीबों का मित्र कहा जाता था। तो ये गरीबों का मित्र, ये आप याद रखिए। द्वितीय अबला बाबा, ये याद रखिए, इसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह का, ठीक है। इसने अपनी रचना किताब ए नौरस नौरस में मुगल संतों एवं हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा कौन सा शासक था फ्रेंड्स, कमेंट करिए, क्वेश्चन है मेरे पास। ऐसा कौन सा शासक था जिसने निरपक्षता है ना, ये धर्म निरपेक्षता के कारण, सेक्युलरिज्म के कारण उसे लोग बाबा कहते थे, ठीक है, बाबा कहते थे, या एक और नाम था तो बाबा कहते थे। आप बताइए, कमेंट करिए, पिछले पीवाईक्यूज में मैंने बताया। आइए ये आपको समझ आ गया, इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करिए। कितना लेंदी क्वेश्चन देख रहे फ्रेंड्स। निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, कथन ए और आर, ठीक है। दोनों को वक्तव्य सावधानी पूर्वक पढ़कर परीक्षण करिए, सहायता से चुनिए। ए और आर, ए देखिए और आर देखिए। ए बोल रहा है कि मुगल शासक के ह्रास के पश्चात, मतलब पतन के पश्चात, भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थन देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये है आपका फ्रेंड्स, सही बात है ना, एकदम बिल्कुल सही बात है। और आर क्या बोल रहा है, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की। तो संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। तो इसका बताइए क्या है, ये दोनों सही है। इसमें से बताइए ए और आर दोनों सही है ना, और आर ए की स्पष्टीकरण करता है, तो यही आंसर है इसका, ना कि ये सब, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है, तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्टीकरण करता है। क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया होगा। क्योंकि मुगल शासक के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे, अतः कथन ए सही है। देखिए मैंने बताया संयुक्त भारत की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठाओं ने की थी। आज भी हम लोग ये भारत को एक बृहत भारत के रूप में देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, या देखने की चाहत रखते हैं। तो यहीं से हम लोग का वो ये आया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। तो धर्मत का युद्ध, कुछ छोटे मोटे युद्ध हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको आपको लिख लेना है। मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा सिकोह, यहाँ देखिए औरंगजेब तथा दारा सिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। बताइए, औरंगजेब तथा दारा सिकोह, ये है ना इंपॉर्टेंट युद्ध है फ्रेंड्स, धर्मत युद्ध, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आइए यहाँ देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, धर्मत युद्ध 25 अप्रैल 1685 को, एक मिनट देखिए यहाँ पर, 25 अप्रैल 1658 को धर्मत नामक स्थान पर हुआ। ये सब नहीं, खाली डेट पीरियड ये याद रखिए, टाइम पीरियड। यहाँ युद्ध शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई, शाहजहां के समय उत्तराधिकार की लड़ाई निर्णायक युद्ध माना जाता है, ठीक है। इस युद्ध में एक तरफ कौन था, दारा सिकोह, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, महाराजा जसवंत सिंह, है ना, जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहा था, ठीक है, दारा सिकोह का, ठीक है, एक तरफ दारा सिकोह था। और कौन सा स्थान पे लड़ा गया था, जो युद्ध का नाम है धर्मत, तो धर्मत नामक स्थान पे। आप समझ रहे हैं,
देखिए फ्रेंड्स, कासिम खां थे, एवं दूसरी ओर कौन कौन था, औरंगजेब था और मुराद थे। युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा था, चूंकि धर्मत की लड़ाई के समय दारा का पुत्र लुसेमान सिकोह समय पर नहीं पहुंच सका। देखिए फ्रेंड्स, टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप समय से अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो ये चीज है, उसका ट्रैवलिंग का सिस्टम थोड़ा दिक्कत होगा। बट ये जो है, टाइम से आप नहीं पहुंचेगा तो युद्ध आप नहीं जीत पाएंगे, इसलिए यूपीएससी में भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, समय से नहीं पहुंच सका। ठीक है, यही चीज है। अतः इससे जसवंत सिंह की पराजय हो गई। पुनः 8 जून 1685 को सामूहगढ़ की लड़ाई हुई। सामूहगढ़ की लड़ाई, ये लिख लीजिए आप, सामूहगढ़ की लड़ाई, टाइम पीरियड लिखिए। इसमें भी दारा सिकोह को पराजित कर का सामना करना पड़ा। उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई फिर कब हुई, 12 से 14 अप्रैल 1659 में। कौन सा, देवराई की घाटी में। ठीक है, ये चीज याद रखिए आप। प्रथम युद्ध था वो, द्वितीय ये तीसरा है। इस युद्ध में पराजित होने के बाद दारा ने को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अप्रैल 1659 को कत्ल कर दिया गया। तो दारा सिकोह 3 बार हारा, और लास्ट में इसको क्या किया गया, इस्लाम की अवहेलना के कारण इसको 30 अप्रैल 1659 में क्या गया, कत्ल कर दिया गया। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। देखिए हम लोग 2003 तक कंप्लीट कर चुके हैं मेडिवल इंडिया। ठीक है, एंशिएंट का आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा, आगे की सारा। और हाँ, एंशिएंट और मेडिवल में 2011 तक आपको आर्ट एंड कल्चर भी मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर, तो ये मत सोचिए उसमें आर्ट एंड कल्चर भी मिक्स आपने देखा। 2011 के बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर को अलग किया है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।